हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। आज हम लोग इस नॉवल को हर सिंगल एस्पेक्ट से करेंगे, जिसमें हम देखेंगे वर्जीनिया वुल्फ की बायोग्राफी, नॉवल का इंट्रोडक्शन, सेटिंग, सिंबल्स, थीम्स, मेजर कैरेक्टर्स, समरी और एनालिसिस, और एंड पे हम लोग देखेंगे कि इस नॉवल से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे हमारे पास वर्जीनिया वुल्फ की बायोग्राफी। वर्जीनिया वुल्फ 25 जनवरी 1882 लंदन में पैदा हुई थी और 28 मार्च 1941 में इनकी डेथ हुई है। इंग्लिश राइटर हैं, उसके अलावा अपने नॉन लीनियर नैरेटिव स्टाइल की वजह से इंग्लिश फिक्शनल नॉवलिस्ट जॉनरा में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फेम हासिल किया है। ठीक है, अब जी नॉवलिस्ट होने के साथ साथ ये एसेस्ट भी हैं, डायरीज़ भी लिखी हैं, लेटर्स भी लिखे हैं और बायोग्राफीज़ भी लिखी हैं। इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं उनमें प्राइम इंपॉर्टेंस किसकी है? मिसेस डैलोवे की और टू द लाइट हाउस की। उसके अलावा इन्होंने और भी इनके जो थीम्स रहे हैं उनमें अगर बात की जाए तो इन्होंने जेंडर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लिखा है, यानी कि फेमिनिज्म पे भी बहुत ज़्यादा लिखा है। इनके नोटेबल वर्क्स में मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, द वॉयज आउट, जैकब्स रूम, ऑरलैंडो, द वेव्स, और इनका इंपॉर्टेंट ऐसे है अ रूम ऑफ वंस ओन। वर्जीनिया वुल्फ को सबसे ज़्यादा एडमायर किस वजह से किया जाता है? वो है इनके राइटिंग स्टाइल, यानी कि जो इनका यूनिक स्टाइल है जिसमें इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है और अनयूजुअल वे में यूज़ किया है। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक लिटरेरी टेक्निक है जिसमें राइटर जो है वो किसी भी कैरेक्टर का जो उसकी इनवर्ड फीलिंग्स होती हैं, जो इनर थाट्स होती हैं, वो हम लोगों के सामने बयान करती हैं। जैसे कि अगर स्टेज पे कोई ड्रामा चल रहा है तो जो एक कैरेक्टर है वो सोच रहा होता है और हमें उसकी आवाज़ आ रही होती है, तो वो क्या है? ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ है। अगर हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं जिसमें उसकी इनर फीलिंग्स जो हैं किसी कैरेक्टर की अगर रिवील हो रही हैं, तो ये किस टेक्निक का यूज़ है? लिटरेरी टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ है। इसे मोनोलॉग भी कहते हैं। और लिटरेचर में सबसे ज़्यादा जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। राइटिंग स्टाइल में अगर बात करें तो राइटिंग स्टाइल में इन्होंने एक तो नॉन लीनियर इनका नैरेटिव पर्सपेक्टिव है, दूसरा इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक्सेसिव और अनयूजुअल यूज़ किया है, और दूसरी जो इनकी टेक्निक्स है, इन्होंने फेमिनिज्म पे भी बहुत ज़्यादा लिखा है। फेमिनिज्म की अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका जो नॉवल था द रूम ऑफ वंस ओन, वो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टू फेमिनिज्म था। उसके अलावा इनके जो इन्होंने जिनके जेंडर इक्वालिटी की बात की है। ठीक है, अब जी हम देखेंगे टू द लाइट हाउस के बारे में, जिसकी सेटिंग देखेंगे पहले नंबर पे। आगे हम कैरेक्टर्स, थीम्स और सिंबल्स करेंगे। सेटिंग की अगर बात की जाए तो टू द लाइट हाउस जो है वो एक आइलैंड पे टेक प्लेस करता है। अब आइलैंड कौन सा है? वो स्कॉटलैंड का आइलैंड है, जो कि रिलेट किया जाता है कि वर्जीनिया वुल्फ के चाइल्डहुड के असल जो उनका जो समर हाउस जहाँ पे था ना, उस जगह के बारे में बात की जाती है। अगर अब बात करें हम इसमें सिंबल्स की टू द लाइट हाउस में, तो तो बहुत ज़्यादा सिंबल्स हम देखने को मिलते हैं। एक सी का सिंबल है, लाइट हाउस है, विंडो है, लिली की पेंटिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, और रैमसे हाउस। अगर सी की बात की जाए तो सी का जो सिंबल यूज़ किया गया है वो हर एक के लिए मतलब कि अलग से है। सी की जो वेव्स हैं वो कॉन्टीन्यूअस चेंज की बात करती हैं स्टार्ट में, नॉवल के स्टार्ट में, तो वो क्या है? लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लाइफ के चेंजिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन जब दूसरा यानी कि सेक्शन ओपन होता है नॉवल का, टाइम पासिस, तो उसमें द सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है डिस्ट्रक्शन और वायलेंस को। अब लाइट हाउस जो कि टाइटल भी है लाइट हाउस का, अब ये लाइट हाउस जो है हर कैरेक्टर के लिए इसकी अलग से सिग्निफिकेंस है। किसी के लिए ये होप है, किसी के लिए ये अकम्पलिशमेंट है, और किसी के लिए ये क्या है? एक यानी कि एडवेंचर है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी विंडो। अब विंडो क्या है? रियल वर्ल्ड और जो एक एडवेंचरस वर्ल्ड है, या फिर कहते हैं हमारी फैंटेसी जो है उसके दरमियान एक स्क्रीन प्ले है, और दूसरा एस्केपिज्म को भी जाहिर करती है। लिली की जो पेंटिंग है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक तो फेमिनिज्म को प्रमोट कर रही है लिली की पेंटिंग, दूसरा उसके ये प्रमोट कर रही है एक अकम्पलिशमेंट को। ठीक हो गया। कमिटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब रैमसे हाउस जो है ये एक यूनाइटिंग फोर्स है, यानी कि रैमसे फैमिली जो है अपने फ्रेंड्स के साथ हर समर अपनी वैकेशन स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आती है। तो ये हाउस क्या है? किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? उनकी यूनियन को। उसके बाद है जी हमारे पास मेन कैरेक्टर्स। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है मिस्टर रैमसे। मिस्टर रैमसे हेड ऑफ़ द हाउस हैं, जो कि फ़िलासफ़र हैं, रियलिस्ट हैं, सार्कास्टिक हैं। इनका जो यहाँ पे कैरेक्टर दिखाया गया है वो थोड़ा रिजिड भी है, और नॉवल के स्टार्ट में ये बहुत ही रूड हैं और रैशनल हैं। दूसरा, हर इनकी जो भी इनकी थॉट्स हैं वो फ़िलोसफिकल थॉट्स हैं, लेकिन एंड में आके ये बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन। मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे के
8 बच्चे होते हैं, जिनमें जेम्स रैमसे सबसे छोटा बेटा है इनका, और सबसे बड़ा बेटा इनका है एंड्रयू रैमसे, जिसकी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डेथ हो जाती है। जेम्स रैमसे की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो लाइट हाउस को विजिट करें। नॉवल जब स्टार्ट होता है तो इसकी उम्र 6 साल है। ये बहुत ही एडवेंचरस है, और इसका सबसे बड़ा क्रेज़ क्या होता है कि ये मैगजीन से पिक्चर्स जो है वो काट काट के कलेक्ट करे। पॉल रॉयल जो है ये फैमिली फ्रेंड है, और अक्सर जो है रैमसे फैमिली को समर हाउस में विजिट करता रहता है। मिंटर डॉयल जो है ये भी इनकी फैमिली फ्रेंड है। पॉल रॉयल और मिंटर डॉयल की मिसेस रैमसे की ख्वाहिश पर ही शादी हो जाती है। चार्ल्स स्टैंसले जो है ये स्टूडेंट है मिस्टर रैमसे का, ये भी एक फ़िलासफ़र है। और विलियम ये भी मतलब कि समर हाउस में हर समर उनको विज़िट करता है। विलियम बैंक जो है मिस्टर रैमसे का ओल्ड फ्रेंड है, और मिसेस रैमसे चाहती हैं कि ये लिली से शादी कर ले, लेकिन वो प्रपोज़ नहीं करता, बल्कि वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं। ऑगस्टर कार्मिकल जो है ये एक बहुत ही दुखी किस्म का पोएट है, जो कि सार्केस्टिक भी है और हर वक्त टॉन्ट करता रहता है लिली ब्रिस्को को कि विमेन जो है वो पेंटिंग नहीं कर सकती, और उसके अलावा विमेन को भी काम अकम्प्लिश नहीं कर सकती। मैकलिस्टर जो है ये लाइट हाउस का कीपर है, और ये हमेशा शिपरेक के बारे में बातें करता रहता है और ओशन के बारे में बातें करता है। इसका जो बेटा है मैकलिस्टर का, वो भी लाइट हाउस में ही रहता है, और उसका जेम्स से झगड़ा हो जाता है। अगर बात की जाए समरी और एनालिसिस की, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नावल की ओपनिंग लाइंस क्या हैं। ओपनिंग लाइंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नावल है टू द लाइट हाउस, ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, द विंडो और टाइम पासिस, और थर्ड वन जो है वो है टू द लाइट हाउस। ठीक हो गया। जब सबसे पहला सेक्शन स्टार्ट होता है सीन 1 में, हमें जो लाइंस देखने को मिलती हैं उससे ही कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। येस ऑफ कोर्स इफ़ इट्स फाइन टुमारो सेड मिसिस रैमसे, बट यू विल हैव टू बी अप विद द लार्क, शी एडेड। अब स्टार्ट में जो कन्वर्सेशन हो रही है वो किसके बीच है? मिसिस रैमसे और जेम्स के बीच, जिसकी ख्वाहिश होती है कि हम लोग ना लाइट हाउस की तरफ जाएँ। तो मिसिस रैमसे कहती है अगर मौसम कल ठीक हुआ तो हम ज़रूर जाएंगे। और ये जो उसके अल्फाज होते हैं, इससे जेम्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जिससे वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया है। टू हर सन दीज वर्ड्स कन्वेड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी जॉय एज इफ़ इट वर सेटल्ड द एक्सपीडिशन वर बाउंड टू टेक प्लेस। अब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जेम्स के हम कल जाएंगे, और लेकिन उसकी खुशी जो है ये आर्जी ही होती है, क्योंकि उसी टाइम पे मिस्टर रैमसे की है जो एंट्री हो जाती है। बट सेड हिज फादर स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ द ड्राइंग रूम विंडो, इट वॉन्ट बी फाइन। अब मिस्टर रैमसे कहते हैं कि नहीं, कल मौसम ठीक नहीं होगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो इनका समर हाउस है उसके पास में ही है लाइट हाउस, कोई इतना दूर भी नहीं है, लेकिन इन लोगों को जाना होता है उसके ऊपर, शिप के ऊपर, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मौसम अगर ठीक हुआ, बारिश ना हुई, तो अगर कोई भी समुद्री तूफ़ान ना हुआ तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। लेकिन मिस्टर रैमसे कहते हैं कि नहीं, मौसम जो है वो खुश नहीं होगा, मौसम ठीक नहीं होगा। अब ये जो यहाँ पर कैरेक्टर यहाँ बताया गया है मिस्टर रैमसे का, वो स्टार्ट से ही ये कहते हैं कि मिस्टर रैमसे जो है वो बहुत ही सार्केस्टिक है, और दूसरा ये रूड है अपनी फैमिली से। अब जो इसके बच्चे होते हैं वो लोग सोचते हैं कि मिस्टर रैमसे जो है ये कभी भी अपने बच्चों को खुश नहीं देख सकता, जैसा कि जेम्स जो है वो सोच रहा होता है। अब सोच रहा होता है मतलब क्या है कि यहाँ पे राइटर ने कौन सी टेक्निक यूज़ की है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि हम अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन आ भी गया तो ये हम कोटेशन ऐड कर सकते हैं। Had there been an axe hand, a poker or any weapon that would have gashed a hole in his father's breast and killed him there and then। अब जेम्स क्या सोच रहा होता है कि काश मेरे पास कोई हथियार होता जिससे ना मैं अपने बाप को कत्ल कर देता। अब ये जो उसके वर्ड्स हैं, क्योंकि वो दिल में बात कर रहा है, वो सोच रहा है, तो ये क्या है, राइटर ने यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ की है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। लेकिन ऐसा अब असल में तो वैसा नहीं करता ना। इसका क्या मतलब है कि अब जब मिस्टर रैमसे ने ये बात करके उसकी खुशी को ख़त्म कर दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है उससे। अब जी वो जेम्स जो है वो यकीन कर लेता है कि उसका बाप जो है वो कभी भी उनको खुश नहीं देख सकता। तब जी नई सुबह हो जाती है। उस दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि शाम को ना वो पार्टी करेंगे। इवनिंग में उनका जो डिनर पार्टी होती है, उस दौरान क्या होता है कि उससे पहले मिसेस रैमसे जो हैं वो कहती हैं कि मिसेस रैमसे कहती हैं पॉल रॉयल और मिंटर डॉयल से कि तुम लोग ना एक दूसरे को प्रपोज़ कर दो, तुम लोग शादी कर लो। अब वो लोग वॉक पे चले जाते हैं, लेकिन लिली ब्रिस्को जो है ये उनकी फैमिली फ्रेंड है, और ये भी इनको समर में विज़िट करती रहती है, तो वो भी आई हुई है। वो पेंटिंग स्टार्ट कर देती है मिसेस रैमसे की। अब जी उसकी जो पेंटिंग है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रही है कि उसका ये शौक़ है बहुत बड़ा। अब मिसेस रैमसे जो होती हैं वो उसकी ख्वाहिश होती है कि मिस्टर बैंक्स के साथ, जो कि मिस्टर रैमसे का दोस्त है, उसके साथ लिली की शादी हो जाए, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश जो है वो अभी भी पूरी नहीं होती। अब मिसेस रैमसे बैठी होती है बाहर और बुक पढ़ रही होती है, और उस लिली कहती है कि तुम्हारा सर नहीं हिलना चाहिए, मैं तुम्हारी पेंटिंग बना रही हूँ। तो वो ये बैठी सोच रही होती है कि लिली और बैंक्स की शादी हो जाए। सोच रही होती है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? दोबारा से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया गया है।
अच्छा जी, अब मिस्टर और मिसेस रैमसे की तो ये ख्वाहिश होती है कि लिली और बैंक्स शादी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिसेस रैमसे जो हैं वो दूसरी शादी करवा देती हैं। किसकी करवाती हैं वो हम लोगों ने बात की है कि वो मिंटा डॉयल और मिंटा की और पॉल रॉयल की शादी करवा देती हैं। ठीक हो गया। अब जी दोबारा इस टाइम पे क्या जब हम लोग यानी कि इवनिंग में वो जो पार्टी होती है जिसमें उनके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो उसमें जो कार्मिकाइल का जो है ना कैरेक्टर, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है मिस्टर रैमसे के लिए, जो कि बार बार सूप मांग रहा होता है। और उसके अलावा वो टॉन्ट भी करता है। जब वो लिली की पेंटिंग को देखता है तो वो टॉन्ट करता है कि विमेन जो है कोई भी काम अकम्प्लिश नहीं कर सकती, तुम भी ये नहीं करोगी, तुम्हारी पेंटिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो जो लिली होती है वो भी कमिटमेंट कर लेती है कि नहीं, मैं ये काम ज़रूर पूरा करूँगी। अब जी इनका इस टाइम पे उनकी मैरिज भी फिक्स हो जाती है, पॉल रॉयल की और मिंटा की। अब जी जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे साइड पे बैठे होते हैं और ये दोनों बात कोई नहीं करते, इनके दरमियान खामोशी होती है। लेकिन मिस्टर रैमसे की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी जो है उसे कहे, मिसेस रैमसे उसे कहे कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन मिसेस रैमसे ऐसा कुछ नहीं कहती, बल्कि वो बात शुरू कर देती है कि मुझे ऐसे लगता है कि कल मौसम ठीक नहीं होगा और हम लोग लाइट हाउस नहीं जा पाएंगे। अच्छा, मिस्टर रैमसे की ये जो ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी उसके साथ ऐसी बात उसे कहे कि वो उसे प्यार करती है, वो ऐसे ही खुद ब खुद ही समझ जाता है कि हाँ, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि मेरी बीवी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब जी इनकी जो इवनिंग है ये मेमोरेबल हो जाती है। वो किस वजह से कि इनके जो सारे मैटर्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और जो द विंडो का जो कैरेक्टर वो एक्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब जी जो दूसरा है, जब पार्ट स्टार्ट होता है मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे का, वो है टाइम पासिस। यानी कि इस टाइम पासिस का जो सेक्शन है इसमें टाइम जो है वो बहुत ही जल्दी गुजर जाता है, जिसमें मिसेस रैमसे की डेथ हो जाती है। मिसेस रैमसे की अचानक एक रात डेथ हो जाती है कि मिस्टर रैमसे सुबह जब उठता है तो उसकी बीवी जो है वो उसकी डेथ हो चुकी होती है। उसके अलावा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी होती है इस टाइम में, यानी कि 10 साल का टाइम जो है वो गुजर चुका है। अब इन 10 सालों में जो इनका सबसे बड़ा बेटा होता है एंड्रू रैमसे, उसकी भी वो भी यानी कि जंग में उसकी डेथ हो चुकी होती है। अब इन दो लोगों की डेथ हो चुकी है। उसके अलावा इनकी बड़ी बेटी की भी डेथ हो चुकी होती है, जो कि चाइल्ड बर्थ के दौरान ही हो जाती है। ठीक हो गया। उसके अलावा जी वो क्योंकि बीमार थी। अब यहाँ पे जो टाइम पास हुआ है इस दौरान ये लोग कोई भी लाइट हाउस में इन्होंने 10 साल तक विज़िट नहीं किया, बल्कि वो जो लाइट हाउस है वो वो जो समर हाउस है वो डेजर्टेड ही रहा है। वहाँ पे कोई नहीं गया। इनकी लाइफ में इतने सारे मिसहैप्स हो गए हैं जिसकी वजह से कोई भी समर हाउस नहीं गया। अब जो 6 साल का बच्चा था अब वो भी बड़ा हो चुका है और ये लोग दोबारा से मतलब कि अब इस 10 साल के अरसे के बाद ये लोग दोबारा से डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे, दोबारा समर हाउस जाएंगे। वहाँ पे अब जो इनकी हाउस कीपर थी मिसिज़ मैकनेब, वो जो कि सफाई करती हैं, वो दूसरी औरतों के साथ मिलकर समर हाउस की सफाई करवा देती हैं। और लिली ब्रिस्को जो है वो भी दोबारा समर हाउस में उनको ज्वाइन कर लेती है। लेकिन अभी तक उसने जो मिसेस रैमसे की पेंटिंग थी वो कंप्लीट नहीं की। अब ये जो सेक्शन था ये बहुत ही छोटा सेक्शन था जिसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि किसकी डेथ हो चुकी है और क्या क्या चेंजेस आई हैं इस दौरान। अब जी ये जो आखिरी सेक्शन है इस टू द लाइट हाउस का, उसका नाम ही टू द लाइट हाउस है। ठीक है। अब मिस्टर रैमसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। उसकी जो सार्केस्टिक नेचर थी वो भी चेंज हो गई है, वो जो रूडनेस थी वो भी ख़त्म हो गई है, बल्कि अब वो अफेक्शनेट हो गया है। अब ये चीज़ किससे ज़ाहिर होगी कि जब वो लोग पहुंचते हैं समर हाउस तो वो डिसाइड करता है, जेम्स से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग ना लाइट हाउस को विज़िट करें। अब जेम्स बड़ा हो चुका है, उसकी जो बचपन की ख्वाहिश थी कि हम लोग जाएँ लाइट हाउस जाएँ, और उसकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अब उसका बिल्कुल दिल नहीं होता जाने का, लेकिन वो अपने फादर के कहने पर वो तैयार हो जाता है कि हम लोग जाएँगे। अब जब वो लोग जा रहे होते हैं तो लिली भी साथ होती है उनके। जो शिप जो है वो चला रहा होता है जेम्स, तो उसका फादर जो है वो मिस्टर रैमसे वो उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। अब ये चीज़ क्या ज़ाहिर कर रही है कि इससे ना जेम्स रैमसे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब जो स्टार्ट में फादर और सन का रिलेशन था वो ख़राब था, अब वो भी सॉर्ट आउट हो चुका है। उनके दरमियान प्यार मोहब्बत पैदा हो गई है। अफेक्शनेट यहाँ पे एक थोड़ा सा लविंग और केयरिंग नेचर दिखाई गई है मिस्टर रैमसे की, कि उसका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो गया है। अब वो अच्छे से ट्रीट करता है अपने बच्चों के साथ। और जब वो लोग लाइट हाउस पहुँचते हैं तो उसकी जो एक डिज़ायर थी जेम्स रैमसे की वो अब यहाँ पे अकम्प्लिश हो गई है। उसके अलावा लिली जो है जब देखती है कि इसकी जो पेंटिंग थी मिसिस रैमसे वाली वो भी अब कंप्लीट करने की कोशिश करती है, जिसमें वो आखिरी लाइन ड्रा करती है और वो फिनिश हो जाती है। क्या फिनिश हो जाती है? वो जो उसकी पेंटिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो लास्ट लाइन है इसमें दोबारा से लिली सोच रही होती है मतलब कि दोबारा से यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। येस, शी थॉट लेइंग डाउन हर ब्रश
इन एक्सट्रीम फटीग आई हैव हैड माई विजन। अब क्या है, वो यही सोच रही होती है कि उसने अपना काम जो है वो पूरा कर दिया है। जैसा कि उसे कहा गया था कि स्टार्ट में कि औरतें जो अपना काम कोई भी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन अब उसने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से थीम्स यूज़ किए गए हैं। थीम्स में हमारे पास आ जाता है मैरिज का थीम है, परसेप्शन है, मैरिज में किसकी है, मैरिज उनके जो फ्रेंड्स हैं मिंटा डॉयल और पॉल रॉयल की। उसके अलावा परसेप्शन में क्या चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं टू द लाइट हाउस में जिनकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अब मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे की द विंडो जो सेक्शन था उसमें जो कॉन्वर्सेशन थी एंड में, जिसमें वो दोनों बैठे होते हैं तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते लेकिन फिर भी एक दूसरे की बात समझ रहे होते हैं। उसके अलावा लाइट हाउस के जो एक डिज़ायर थी जेम्स रैमसे की कि वो जब छोटा था तो उसकी बड़ी ख्वाहिश थी जाने की, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है उसका फादर उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है लेकिन उसको खुशी नहीं होती, फिर भी वो उसकी सेटिस्फेक्शन होती है। ये किस चीज़ किसको जाहिर कर रही है, परसेप्शन को। अब मेमोरी जो है, अब ये जो लाइट हाउस था ये हम लोगों ने देखा है, ये हर एक कैरेक्टर के लिए इसकी सिग्निफिकेंस सेपरेट थी। अब ये जो टाइम पासिस था उसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जो कि उस टाइम पे नहीं हुए लेकिन रिकॉल करता है कोई ना कोई, जिससे हमें पता चलता है कि मिसेस रैमसे की डेथ हो चुकी है, एंड्रयू की डेथ हो चुकी है। ये सारा किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, मेमोरी को। और ये वर्जीनिया वुल्फ का एक अनयूजुअल राइटिंग स्टाइल ही है और डिक्शन ही है जिसने ये जो एक सारा सीन जो है वो क्रिएट किया है। पासिंग ऑफ टाइम किस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ज़िंदगी है, गुजर रही है, सारा कुछ इसमें इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कि जो 10 साल का अरसा था जिसमें वर्ल्ड वॉर भी हुई थी, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा जितने भी नुकसान हुए हैं, टाइम तो गुजर गया है, कोई भी वापस नहीं आया। अब मिसेस रैमसे की डेथ हो चुकी है, ना वो वापस आ सकती है ना वो टाइम वापस आ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी वार का जो थीम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो टाइम पासिस का जो भी सेक्शन रहा है उसमें हमें पता चलता है कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के जितने भी मतलब कि वायलेंस था और उसका जो डिस्ट्रक्शन थी, वो चीज़ क्या जाहिर कर रही है कि एंड्रयू की डेथ हो चुकी है, मिसेस रैमसे की डेथ हो चुकी है, जिनमें मिस्टर रैमसे जो है वो उसका जो वर्क होता है वो अकम्प्लिश कर रहा होता है जॉर्ज ह्यूम और जॉन लॉक के बारे में। ठीक हो गया। उसके बाद है जी फ्रूडियन साइकोलॉजी, जो यहाँ पे यूज़ की गई है वो है सिगमंड फ्राइड की जो साइकोलो थी, जिसमें उसने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और इडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था कि इडिपस कॉम्प्लेक्स अगर बात की जाए तो वो क्या होता है, एक सन की अफेक्शन टूवर्ड्स हर मदर, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है जिसमें एक डॉटर की अफेक्शनेट फीलिंग्स होती हैं टूवर्ड्स हिज फादर। अब यहाँ पे जो फ्रूडियन साइकोलॉजी यूज़ की गई है वो क्या है कि सिगमंड फ्राइड ने जो साइकोलॉजी पेश की थी उसके जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो कहता है कि जेम्स रैमसे जो है वो भी इसी का शिकार है, और राइटर ने वर्जीनिया वुल्फ ने वो भी उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट दिया है कि जो जेम्स है उसकी जो फीलिंग्स हैं उसके फादर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हैं। स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वो कहता है कि मेरे पास कोई ऐसा वेपन हो जिससे मैं अपने फादर की जो है ना मर्डर कर दूँ। वो किस वजह से, इस बात की वजह से कि उसका बाप जो है वो मान नहीं रहा होता। तो क्या है दूसरा, उसके अलावा अपोजिट उसका क्या है कि उसकी मदर के लिए उसकी फीलिंग्स क्या हैं वो बिल्कुल ही चेंज हैं। तो यहाँ पे ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिखाया गया है। यहाँ पे हमारे थीम्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके अलावा इस नॉवल में टू द लाइट हाउस में ऑटोबायोग्राफिकल एलुजन भी यूज़ किया गया है। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि टू द लाइट हाउस का ऑटोबायोग्राफिकल एलुजन लिखा जाए, तो यहाँ पे ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिससे ये जाहिर होता है कि वर्जीनिया वुल्फ ने इसमें बहुत ही ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स ऐड किए हैं, जिसमें मिस्टर और मिसेस रैमसे और उनका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल वर्जीनिया वुल्फ के अपने पेरेंट्स के जैसा है कि किस तरह था, पहले उसके फादर कैसे थे, जैसे मिस्टर रैमसे स्टार्ट में था कि रूड था, सरकास्टिक था, उसे अपने बच्चों की खुशी बिल्कुल भी अजीज़ नहीं थी, लेकिन एंड पे वो चेंज हो जाता है। और मिसेस रैमसे जो है जितनी केयरिंग थी और एक फोर्स ऑफ यूनियन थी। उसके अलावा जी प्रीमेच्योर डेथ ऑफ मिसेस रैमसे ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ की अपनी मदर की डेथ हो गई थी अर्ली एज में। अब ये क्या चीज़ है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। उसके अलावा डेथ ऑफ एंड्रयू रैमसे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एंड्रयू की डेथ हो जाती है वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ के अपने ब्रदर की डेथ हो गई थी। अब ये जो 3 हैं ये प्रूफ हैं इस चीज़ का, ये पॉइंट्स कि ये नावल जो है इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलुजन भी शामिल है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं इस नावल के हवाले से। इसमें हमारे पास थीम्स जो भी हैं सारे के सारे थीम्स इस नावल के वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिम्बोलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इनटू द लाइट हाउस। जेम्स का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मिस्टर और मिसेस रैमसे का कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। लिली ब्रिस्को का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑटोबायोग्राफिकल इल्यूजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो हमारा नॉवल यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इसके हर एस्पेक्ट की समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।